हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। हमने इसके पहले साइंस के 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको साइंस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कैन यू रिकॉल दिया, मतलब आपको 7th 8th में जो सिखाया गया है वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमने 8th स्टैंडर्ड के इनसाइड द एटम चैप्टर में पढ़ा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है? ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 एडी हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन पहला ऐसा आदमी था जिसने एटम के बारे में बात की। उसके पहले एटम नाम की चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। और एटम क्या था उसने बोला? एटम एकदम छोटे, इनडिविजिबल, मतलब एक एटम को और टुकड़ा नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे एक चौक है, वो चौक के हजारों करोड़ों टुकड़े कर सकते हैं, पाउडर कर सकते हैं उसका, और हर एक जो पाउडर का एक तिनका है वो एक एटम है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और वो एटम को आप और नहीं तोड़ सकते, इनडिविजिबल होता है और उसका डिवीजन नहीं कर सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शायद कन्वर्ट हो जाए लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डाल्टन ने बोला था 1803 एडी में, 200 साल से भी पहले बोला था, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा और इसमें प्रोग्रेस हुआ, एटम के भी अंदर छोटे पीसेस पाए गए, लेकिन 1803 एडी में ये बताना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता। उसने वो टाइम पर, उसके पास इतने कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे और उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी जॉन डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी बनाई थी, ठीक है। तो ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब क्या है देखो आगे, हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये आपने कब पढ़ा था? कुछ तो चैप्टर था ना, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, 7th स्टैंडर्ड में था आई थिंक। चलो देखते हैं वो भी। 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पेज 95 पे आपको दिया है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड में क्या होता है? जो 2-3 चीजें मिलके एक चीज बनाती है केमिकल कॉम्बिनेशन से, वो ये जो एक चीज बनती है वो इतनी अलग होती है कि ये तीनों उससे समझ ही नहीं पाते। जैसे आप समझ लो वाटर। वाटर किससे बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। आपको मिलता है H2O। अभी अगर आप H2 और O को देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन इतना फ्लेमेबल होता है, मतलब उसके बाजू में छोटी सी चिंगारी भी हुई ना तो आग लग जाएगी। और ऑक्सीजन, O2 बोलते हैं जिसको, ऑक्सीजन के बिना आग हो ही नहीं सकती। आपको पता है ना, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बट ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मिलता है H2O, पानी। पानी का आग से कोई लेना देना है क्या? पानी तो आग बुझा देती है, जबकि बनता वो H2 और O से ही है। लेकिन ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि ये लोग दोनों कंबाइन होकर एक नई चीज बनाते हैं जिसका पहले से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। एक और चीज होती है मिक्सचर। अगर मिक्सचर आपने पढ़ा होगा और आपको कंफ्यूजन है, तो मिक्सचर में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि आपने कोई टाइप का चिवड़ा बनाया तो उसमें आपने, हो सकता है कुरमुरा डाला, शुगर डाला, फिर और कोई कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, तो आपने उसको मिक्स कर दिया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब लास्ट में जब उसको खाएंगे तो आपको कॉर्न का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा, अगर मिर्ची डाली है तो मिर्ची का भी अलग टेस्ट आएगा। कंपाउंड जैसे नहीं है। कंपाउंड में जब आप पानी पीते हैं तो H2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग टेस्ट आपको नहीं आ रहा। अगर आने लगा तो आप मर जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से तो आग लग जाएगी सीधा, है ना। तो कंपाउंड में प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है, लेकिन मिक्सचर्स में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ये लोग खाली एक साथ होते हैं बस। आया समझ में? कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली कंबाइन करते हैं। मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। चलो फिर से जाते हैं 9th स्टैंडर्ड पे। 7th और 8th का काफी रिवीजन कर लिया। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए ना, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म भी देख लिया। थर्ड में आपको दिया है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ कॉमन सॉल्ट, स्लेट लाइम, वाटर, लाइम, लाइमस्टोन। अभी अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आप लोगों का इसका फॉर्मूला देना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नॉर्मल सॉल्ट आप घर पे यूज करते हो उसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। फिर नेक्स्ट है स्लेक्ट लाइम। स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। Ca मतलब कैल्शियम और इसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। वाटर, मैंने अभी आपको वाटर का फॉर्मूला बनाया। क्या था वाटर का फॉर्मूला? वाटर का फॉर्मूला था H2O। लाइम क्या होता है? लाइम मतलब वो नींबू वाला लाइम नहीं है ये, ठीक है। लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर पूछा है लाइमस्टोन। चूना होता है, पता है?
उसको लाइमस्टोन बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल भी डरो मत ये सब फॉर्मूले देख के। अभी ये सिर्फ फॉर्मूले आपको पूछे गए हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी। आगे जाके आपको ये फॉर्मूले एकदम आराम से मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे कि कैसे इसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अभी सिर्फ पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया। फिर वो बोल रहा है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज्ञान दे दिया है। अब डाल्टन्स का एक और फंडा था, एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू ईच अदर। जैसे आप ये देख लो, NaCl एक कंपाउंड है। NaCl कैसे बना? NaCl में Na और Cl, Na मतलब सोडियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। ये दोनों मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं NaCl। ठीक है, और ये NaCl जो बनता है ना साथ में, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओके, तो क्या बोल रहा है वो? Molecules of a compound are formed by joining atoms of different elements to each other। देखो ये दोनों को ज्वाइन करके आपने बनाया NaCl। ऐसे ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाते हो? H2O। H2O एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि कुछ चीजें मिलके कुछ और नई चीजें बनती है। ठीक है, तो इसका वेट और इसका वेट एग्जैक्टली सेम है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, कि मोमेंटम जो पहले होता है बाद में भी वही रहेगा। वैसे ही जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें मिक्स करके आप कुछ नई चीजें बनाते हो, तो जो वेट ये इसका था सेम वेट इसका होगा। हो सकता है कि ये जो यहाँ पे है उसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी प्रॉपर्टीज एकदम ही ऑपोजिट हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं वाटर। ठीक है, तो वाटर की प्रॉपर्टी इससे बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन ये पूरी चीज का वेट और इसका वेट एग्जैक्टली सेम आएगा। अभी दिमाग में लगाओ कि अरे H2O तो वाटर है, लीटर में देखेंगे, वेट में भी देख सकते हैं ना यार। तो ये इसका वेट और इसका वेट एग्जैक्टली सेम आएगा। यही बोलता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी हवा में कहीं पे गायब नहीं हो रहा, जो भी पहले था वही बाद में आएगा वेट में। ठीक है, और जो पहले होता है ना उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब जो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, केमिकल रिएक्शन करती है, उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और बाद में जो बनता है, रिएक्टेंट्स एक साथ मिलके कुछ बनाएंगे, राइट, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट्स का वेट होगा वही वेट प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है, यही इन्होंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसके लिए दो एक्टिविटीज भी दी है यहाँ पे नीचे। पहली एक्टिविटी में दिया है कि टेक 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब देखो ऐसे होता है CaO इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड पुट 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन इट। उसमें 18 ग्राम क्या डाल दो? पानी। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। ये दोनों जब भी साथ में मिलते हैं ना तो आपको मिलता है CaOH ट्वाइस। यहाँ पे था देखो, CaO मतलब लाइम होता है, लाइम के अंदर आपने पानी डाला तो आपको मिलता है ये स्लेक्ट लाइम। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि वेट चेक करना है। तो आप देखेंगे ना 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी कितना डाला भाई? 18 ग्राम पानी डाल दिया उसने। तो ये दोनों मिलेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है? 56 प्लस 18 आपको मिलेगा 74 ग्राम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बीच में ऐसा नहीं कि कुछ गायब हो गया। अगर गायब हो भी रहा है ना, उसका वेट करेंगे तो जो पहले था वेट वही वेट बाद में आएगा। यही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी है। ये एक्टिविटी 2 में भी ऐसे ही एक रिएक्शन बोला है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को डाला है, उसको मिक्स करके जो बनने वाला है उसका वेट भी एग्जैक्ट सेम आएगा। इसलिए बार बार वो लोग वही बोल रहे थे, देखो नाउ वे मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क अगेन, विच चेंजेस डिड यू नोटिस, वाज देयर एनी चेंजेस इन द मास? मास में कोई चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस टोटली अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा। यही है अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आया समझ में? आपको लग रहा हो क्या टाइम पास है, इतना बेसिक चीज है बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोग काफी चीजों के बारे में कोई थियोरी नहीं बना पाते। तो थियोरी क्या है कि जो पहले था रिएक्टेंट्स उसका वेट और प्रोडक्ट्स का वेट सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पीछे जो केमिकल रिएक्शन दिया उसका ही पूरा दिया हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला और उसमें सोडियम सल्फेट डाला, दोनों मिक्स हुए और क्या बना यहाँ पे देखो,
CaSO4 और NaCl बना। क्या बन रहा है केमिकल वो सब देखो मत, जो पहले डाला था उसको मिक्स किया तो कुछ और ही बन गया, लेकिन वेट चेक किया तो दोनों का वेट सेम आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। ये रिएक्टेंट्स है, ये और ये मिले और उन्होंने ये बनाया, पर वेट सेम रहा। ठीक है, सिर्फ अभी इतनी चीज पे ध्यान दो कि वेट सेम है। ये सब देख के डरने की जरूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं है अभी आपको राइट नाउ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सेम चीज वापस बोल रहे हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने पहले आपको बता दिया है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। एक्चुअली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 5 लॉज आते हैं। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको अभी ये दो ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमने देख लिया कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास सेम आएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, डिफरेंट सैंपल्स, कितने भी अलग अलग सैंपल ले लो, लेकिन अगर कंपाउंड सेम है तो उसके मास के प्रोपोर्शंस भी सेम होंगे। टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल है ये। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, या फिर इन लोगों ने एग्जांपल दिया है क्या आगे, इन लोगों ने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। ठीक है, क्योंकि H2O हमारे समझ में आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी है ना। अब अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, H2O। ठीक है, H का एटॉमिक वेट होता है 1, तो अगर 2 एटम्स हैं तो एटॉमिक वेट कितना आएगा, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं 2:16 मतलब 2/16, 2 1s are 2 8s are, तो आपको मिला 1:8। इसको रिड्यूस कर सकते हो ना, 2 1s are 2 8s are, तो आया 1:8। इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि पानी में कहीं से भी ले लूं, नॉर्थ अमेरिका से लूं, इंडिया से लूं, ऑस्ट्रेलिया से लूं, जापान से लूं, चाइना से लूं, मेड इन चाइना वाटर है तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। क्यों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है ऐसा। तो अब देख लो फिर से, द प्रोपोर्शन बाय मास, ये जो मैंने 2 और 16 लिया है, मास है ना, हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब क्या, ये H2 एक कंपाउंड है, किससे बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उन दोनों का मैंने मास का प्रोपोर्शन लिया। अलग अलग सैंपल में से, डिफरेंट सैंपल मतलब चाइना का सैंपल लिया, ऑस्ट्रेलिया का सैंपल लिया, जापान का सैंपल लिया, इंडिया का सैंपल लिया, क्या पाया हमने, इट इज फिक्स्ड कि हर एक जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। आया समझ में। ऐसे मत सोचना कि अमेरिका का पानी तो एकदम अलग ही होगा। हाँ, प्योरिटी होगी, शायद गंदगी कम हो, लेकिन जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो सेम होगा। अलग अलग जगह पानी की क्वालिटी अलग होती है ना, बट प्रोपोर्शन सेम होगा। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने बोला था, J.L. प्राउस्ट। ये एक्चुअली प्राउस्ट नहीं होता है, प्रूस्ट होता है। ठीक है, लेकिन चलो भी आपको PROU प्राउ दिख रहा है तो प्राउस्ट ही बोल दो, नाम को कैसे भी बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में कोई भी सोर्स ले लो 1:8 का ही रेशियो आएगा। दिस मीन्स दैट 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, 1:8 का मतलब क्या होता है, 1:8 का मतलब होता है 1 + 8 कितना होता है 9, कि अगर 9 ग्राम पानी होगा ना तो 9 ग्राम पानी बनाने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे और वो लोग 9 ग्राम पानी बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भगवान ने अलग से एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया जिससे कारण वो पानी बन रहा है। हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम मिलेंगे और वो दोनों मिलके 9 ग्राम्स पानी बनाएंगे। दिख रहा है 1 + 8 9, ऐसे ही बनता है, कहीं से बाहर से कुछ और आता नहीं है। एक और उसने दिया है, सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स इज 3:8। ये 3:8 क्यों आता है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 बार ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 1 का होता है 16, 2 है ना, 1 का 16 होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 का होता है 16, आगे जाके आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो अगर 2 ऑक्सीजन है, 2 है तो 16 2s are 32, तो 12:32 हो जाएगा, करेक्ट। 12 + 32 कितना होता है, 12 + 32 होता है 44 ग्राम्स।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है 44 ग्राम्स। अगर लिया हमने 44 ग्राम्स तो क्या होगा, उसमें 12 ग्राम कार्बन होगा एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, 12/32 ले लो, क्या आता है 2 6 जार 2 16 जार 2 3 जार 2 8 जार 3:8। ठीक है, आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लो कि 1044 ग्राम्स ले लो, कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा 3:8 आएगा। तो कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, गाड़ी के पीछे धुएं में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, प्लेन में निकल रहा है, आप जो ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक से बाहर निकालते हो वो ले लो, वो तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो 3:8 होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आया समझ में? अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ने एंटोइन लवॉइजियर का दिया है। ये फ्रेंच नाम है, एक्चुअली फ्रेंच नाम में ये एंथनी होता है पर फ्रेंच में ऐसे लिखते हैं। तो एंटोइन लवॉइजियर, फ्रेंच साइंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तब क्या मोबाइल नहीं थे ना, तो लोगों के पास इतना टाइम होता था कि वो टाइम का अच्छा यूज करते थे। तो देखो उसने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ के कुछ तो निकाला, जिसके कारण अभी हमको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है अब तो पढ़ना पड़ेगा। उसने नोमेनक्लेचर किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ऑक्सीजन जैसा कुछ था पर उसको नाम नहीं दिया था ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन भी उसने ही नाम दिया, वो कुछ भी नाम दे सकता था, पांडे दे सकता था ऑक्सीजन को, ठीक है, इसको तेंदुलकर दे सकता था, लेकिन तभी उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया। तो अभी हम लोग वही मानते हैं तब से, क्योंकि इसने बहुत पहले काम किया। देखो 1743 में तो इसकी बर्थ हुई थी। शोड दैट मैटर कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन मतलब जो गाड़ी के इंजन में जो होता है ना, आप जब गाड़ी चालू करते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल गेट्स कन्वर्टेड, उससे एनर्जी आती है और आपकी गाड़ी चलती है। वो रिएक्शन जो होता है अंदर उसको कंबशन बोलते हैं। Was the first to use accurate weighing techniques to weigh mass of reactants and products in a chemical reaction। जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये रिएक्टेंट्स का वेट किया, प्रोडक्ट्स का वेट किया, ये एंटोइन लवॉइजियर पहला बंदा था जिसने ये सब किया था। डिस्कवर्ड दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी तो था ही, बरसों से पानी चला आ रहा है, लेकिन पानी किससे बना था वो इसने बताया था। फर्स्ट राइटर ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला मैटर जो होता है वही, वो उसने बताया था। इसने सिस्टमैटिक नेम्स दिए थे कंपाउंड्स को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फाइट, ये सब कंपाउंड्स को इसने नाम दिए। इसने एक बुक भी लिखी थी और इसने अलग अलग दूसरे एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक एंड सल्फर, ये सब भी स्टडी किया था। आई डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए तो एंटोइन लवॉइजियर से थोड़ा इंस्पिरेशन तो मिल सकता है। मोबाइल साइड में रखेंगे तो हो सकता है कि आप भी ये सब डिस्कवर कर सके। आप मोबाइल पे भी कुछ डिस्कवर कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे ब्लू कलर का जो इतना बड़ा बॉक्स दिया है ना, इसमें फिर से वही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन किया। एक कंपाउंड होता है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड दो अलग अलग जगह से लिया। कैसे लिया? दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन किए जिसमें आपको कॉपर ऑक्साइड बाहर मिलता है, और वो कॉपर ऑक्साइड को यूज करके उन्होंने कॉपर और इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन लोगों ने कॉपर और ऑक्सीजन का वेट चेक किया तो दोनों जगह कॉपर और ऑक्सीजन का वेट सेम आ रहा था। जो हमने पहले सीखा सेम चीज उसने वापस इतने बड़े में दिया है। एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि इसने क्या किया है। तो यहां पे देख लो, दिखने में बहुत डरावना लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। वो बोला कि अरे हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो जहां से लिया, हो सकता है उसमें उसका प्रोपोर्शन अलग हो। जैसे कोई बोलेगा अरे चाइना का पानी और इंडिया का पानी जब हम लोग देखेंगे तो एकदम ही अलग होगा। नहीं, केमिकल वे में वो एकदम सेम होगा। सेम चीज यहाँ पे वो बोल रहा है कि कॉपर कार्बोनेट एक चीज होती है जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कॉपर नाइट्राइट को लिया और कॉपर नाइट्रेट को भी कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। तो ये दोनों रिएक्शन में ये अलग अलग देखो कॉपर ऑक्साइड मिला। मैंने आपके लिए अलग अलग कलर में लिखा है, एक जगह ब्लू कलर में मिला, एक जगह पिंक कलर मिला। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से आ रहा है। देखो इसकी बर्थ जो है यहाँ पे अलग चीज से हो रही है, यहाँ पे अलग चीज से हो रही है। तो जब ये वाले को लिया और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो मिला कॉपर और वाटर। जब ये वाले को लिया और इसको भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो मिला कॉपर और वाटर। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बोला चलो ये है ना, तो आप इसका और इसका सेम मास लो, सेम मास लिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो।
अगर सेम मास कॉपर का और सेम मास पानी का मिला, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम कर रहा है ना, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बेचारा अलग रास्ते से आया था, ये कॉपर ऑक्साइड बेचारा अलग रास्ते से आया था, लेकिन जब उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आपने उसमें से कॉपर निकाला और पानी निकाला, तो कॉपर और पानी का वेट दोनों केस में एग्जैक्ट सेम आया। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम करता है। आप कहीं से भी कॉपर ऑक्साइड लेके आओ, जब आप उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, अगर सेम वेट लिया है आपने, तो आपको बाहर सेम कॉपर और सेम वाटर मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, भले अलग अलग रास्ते से हैं लेकिन दोनों सेम है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कॉपर और ऑक्सीजन का। क्लियर है? थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन समझना तो पड़ेगा यार, ये टॉपिक काफी थियोरेटिकल है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको आगे जाके केमिकल रिएक्शंस एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। डन? तो ये पूरी जो कहानी दी है ना, वो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटम। एटम की साइज, एटम का मास एंड एटम की वैलेंसी डिस्कस करेंगे। From which experiments was it discovered that atoms have an internal structure when? रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद है? रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पहले किया था ना, या थॉमसन एक्सपेरिमेंट था जिसमें गोल्ड फॉइल होती थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स ब्लास्ट किए थे, 7th में किया था शायद। तब पता चला था ना कि एटम के सेंटर पे दो चीजें और होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तब डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? देखना है क्या वापस जाके? चलो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में। 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया था, रुथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या किया था? इसने गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल क्यों? बिकॉज गोल्ड फॉइल बहुत पतली होती है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स ब्लास्ट किए थे, और जो रिएक्शन आया, ऐसे देखो गोल्ड फॉइल लगाई और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स ब्लास्ट किए, और ये जो पार्टिकल वापस आ रहे हैं ना, उनको ऑब्जर्व किया। तब पता चला कि बहुत सारी रेज जो अल्फा पार्टिकल्स की, वो सीधे गोल्ड फॉइल को पार करके चली जा रही थी, लेकिन कुछ ही रेज थी जो वापस आ रही थी। उससे पता चला कि एटम जो है उसके बीच में एक मास होता है, न्यूक्लियस। अभी हमको पता है कि एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। मेन जो एटम का मास होता है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो रुथरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था। ओके, तो अभी जो हमने 9th में देखा, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट्स, हम बोल सकते हैं कि रुथरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। कब किया था भाई इसने? रुथरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। ओके, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन एटम, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? अभी मैंने आपको बताया टू पार्ट्स क्या होते हैं एटम के। एटम के सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के आसपास ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एटम्स के दो पार्ट होते हैं, सेंटर वाला एक पार्ट और सेंटर के बाहर जो घूमने वाला पार्ट है वो। We have learned that at the center of an atom is the nucleus and that there are moving electrons in the extra nuclear part. Extra nuclear part मतलब जो बीच में न्यूक्लियस है उससे बाहर, एक्स्ट्रा बाहर जो है वो वाले पार्ट में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। The electrons are negatively charged elementary particles, while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged protons and electrically neutral neutrons. मतलब क्या है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, हमको पता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, माइनस वी मतलब नेगेटिव। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होगा? न्यूट्रल, न पॉजिटिव न नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स, सिंपल है, रेडियस ना। आप सोचो ना, ऐसे न्यूक्लियस है, उसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो अगर मुझे ये पूरे चीज की साइज निकालनी है तो सर्कुलर पार्ट जैसा है तो इसकी मैं रेडियस लूंगा, और ये किसकी रेडियस है? एटम की रेडियस है, तो इसको क्या बोलेंगे ये लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, मतलब वो एटम की रेडियस। और एटम की रेडियस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब अगर न्यूक्लियस इतना है और ये ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन एक रास्ते पे, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, अलग अलग रास्ते पे घूमते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? यहां से लेके पहले रास्ते तक नहीं, जो भी लास्ट रास्ता होगा ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर तक, वो होगी एटम की रेडियस। तो हमको पता चलेगा कि भाई ये एटम की साइज ये है।
ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। इतना छोटा है कि आज तक आपने जो यूनिट यूज किए ना, मीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर तो कितना छोटा होता है, लेकिन फिर भी आप वो यूनिट्स यूज करके एटम नहीं माप सकते, बिकॉज एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए उसके लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर। लेकिन नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या रिश्ता है उसके बीच में? 1 मीटर इज नथिंग बट 10⁹ नैनोमीटर। ओके। और अगर आपको 1 नैनोमीटर को मीटर में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। मतलब इतना छोटा, देखो 10⁻⁹ मतलब 0.0000001 ऐसे करके आएगा आगे, उतना छोटा होता है नैनोमीटर। बट क्या करें, एटम छोटा है, तो हम लोगों को ऐसे यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 होता है। वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसकी रेडियस क्या है? 10⁻⁹ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में मिलता है, उसकी रेडियस है 10⁻8। ठीक है, बहुत छोटे छोटे एटम्स हैं ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे समझने के लिए। आपने कभी हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल ये सब देखा नहीं होगा, क्योंकि वो आप नेकेड आई, नॉर्मल आई से आप देख नहीं सकते। देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी पेज हमारा होता है खत्म। आज के लिए बस करते हैं। आज मैंने आपको क्या सिखाया? पहले मैंने आपको फर्स्ट पेज पे मेजरमेंट ऑफ मैटर में ये सारी चीज़ें बताई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बताए। फिर आगे जाके हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया कि पानी कहीं का भी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है मास का वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। चाइना से लाओ, ऑस्ट्रेलिया से लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने एंटवान लोआइजर के बारे में थोड़ा पढ़ा कि उसने क्या क्या किया है लाइफ में, इंस्पिरेशन लिया कि वो इतना कुछ कर सकता है 200 साल पहले, तो हम तो कुछ तो कर सकते हैं ना, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आगे जाके मैंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपको एकदम शॉर्ट में बताया, कॉपर ऑक्साइड वाला। फिर हमने देखा कि एटम क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका मास और वैलेंसी देखेंगे। लेकिन एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया ना, तो वो एक बार देख लेना, ये सारी चीज़ें रिवाइज करना, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी मेजरमेंट ऑफ मैटर अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, काफ़ी लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये समझ के थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तो लगेगा यार ये मेरे कभी समझ में ही नहीं आएगा। और समझना तो ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट ले लो यार थोड़ा, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, ताकि आप एकदम ध्यान से देख पाए और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में मैथ्स और साइंस आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। कर दो सब्सक्राइब, वहाँ पे बाजू में बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।